तो चलिए अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सम बेसिक कंसेप्ट्स। तो सबसे बेसिक तो यही है, अर्थ है क्या, अर्थ क्या है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीधा सिंपल आंसर है, अर्थ प्लेनेट है। इसका शेप क्या है, अर्थ का शेप क्या है, तो इसका शेप है जियोइड। जियोइड का मीनिंग ये होता है कि अर्थ लाइक। इसका मतलब ये हो गया कि जो अर्थ का शेप है उस शेप का ही एक नाम दिया गया है, उसको जियोइड कहते हैं। ये अगर ज्योमेट्रिकल शेप देखें तो इसको हम ओबलेट स्फेरॉइड भी कह सकते हैं। अर्थ में मेनली अर्थ दो टाइप का मोशन होता है अर्थ में। दो टाइप का मोशन होता है अर्थ का, एक रोटेशनल, सेकंड रिवोल्यूशनरी। रोटेशन में एग्जाम्पल के लिए कोई एक ये ले लेते हैं। समझो ये अर्थ है और ये सन है। ये सन यहाँ है, ये अर्थ यहाँ है। अर्थ ऐसे भी घूमती है अपनी जगह पे, इसको रोटेशन कहते हैं। और सन के चारों ओर ऐसे भी घूमती है, इसको रिवोल्यूशन कहते हैं। ऐसे एक चक्कर पूरा करने में इसको 23 आवर 56 मिनट्स, इसको हम एक दिन बोलते हैं, 24 घंटे। एक्चुअल में 23 आवर 56 मिनट होते हैं, वो लगते हैं। और इसका एक रोटेशन ये पूरा करने में इसको 365 डेज और 6 आवर ये लगते हैं। एक जगह पर इसका जो रोटेशन है वो एक दिन होता है, और एक जो रिवोल्यूशन है वो एक साल होता है। 1 डे 1 ईयर। इसका जो रोटेशन है इसकी जगह पे, इसकी स्पीड होती है इसकी 460 मीटर पर सेकंड। मतलब एक सेकंड में ये 460 मीटर घूम जाती है। तो अगर आप 460 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर टाइम 24 आवर्स इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अर्थ का सरकमफ्रेंस मिलेगा। और जो इसका रिवोल्यूशन है ये, इसकी स्पीड होती है 30 किलोमीटर पर सेकंड। 30 किलोमीटर पर सेकंड मतलब एक सेकंड में ये 30 किलोमीटर चली जाती है। और ये अगर हम 365 डेज और 6 आवर्स इसको हम मल्टीप्लाई करें तो इसके जो ऑर्बिटल की टोटल लेंथ है वो हमें मिलेगी। अब
ये तो अर्थ के शेप का नहीं है, इनका अर्थ का जो शेप होता है वो एक टाइप से देख, जैसे अर्थ से घूम रही है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है बीच में। फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, अगर ये अर्थ राउंड होती ऐसे और इसको ये घूमती पूरी ऐसे ऐसे, तो यहाँ से ये थोड़ी ऐसे फूल जाएगी और यहाँ से पिचक जाएगी, फ्लैट हो जाएगी। तो होली में गुब्बारे होते हैं ना पानी के, उस टाइप से ये यहाँ से फ्लैट थोड़ी, यहाँ से ऐसे। तो एक्चुअल में शेप लगभग इस टाइप का हो जाता है, इसका राउंड नहीं होता है, थोड़ा इस टाइप का। पोल्स पे फ्लैट, सेंटर में बल्ज्ड। तो अब एक और जो बेसिक कंसेप्ट है उसकी तरफ चलते हैं। तो जैसे ये अर्थ है, इसके ऊपर कोई एक लोकेशन है, ये एक्स। अगर कोई पूछे ये अर्थ में एक्स कहाँ है तो उसका क्या जवाब होगा? अगर आपको कोई पूछे कि आपका घर कहाँ है तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे ना कि जैसे आपका घर जयपुर में है तो आप बोलेंगे जयपुर में रेलवे स्टेशन के पास, कोई भी एरिया, मुझे नहीं पता जयपुर में कौन सा एरिया है, जैसे मान लो तिलक नगर है तो जयपुर में तिलक नगर, गली नंबर 36, हाउस नंबर 169, तो वो आपका एड्रेस हो गया। तो वैसे ही बहुत, अगर किसी ने जयपुर देखा है, वो जयपुर आए तो उसको पता चले कि तिलक नगर कहाँ है। लेकिन इस जगह की ऐसी कौन सी लोकेशन हम बताएं जो वर्ल्ड में कोई भी आदमी बैठा हो, अगर बोले उसको, अगर हम कहें कि एक्स इस जगह पर है तो वो ग्लोब के ऊपर हाथ रख के बता सके कि हाँ ये जगह यहाँ है। तो उसके लिए हमें एक रेफरल पॉइंट चाहिए। जैसे कि आपने अपने घर के लिए बताया कि तिलक नगर रेलवे स्टेशन के पास, तो उसके लिए क्या किया गया कि एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की गई जो सबसे इजी थी, और वो थी अर्थ के मिडल से। और मिडल कैसे पता किया गया? तो देखिए कि इसके जो पोल है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और ये इसका सेंटर। तो अगर एक एक्सिस बनाया जाए, मतलब समझो कि ये बॉल है, बॉल में एक कील या एक सुई जो इतनी लंबी हो कि इसको पार कर जाए, उसको यहाँ से घुसाया जाए जो सेंटर से होकर गुजरे और साउथ पोल से बाहर निकल जाए, तो ये इसका एक्सिस हो गया। अब अगर इसके सेंटर पर 90 डिग्री एंगल बना के एक सरफेस को ज्वाइन करती हुई एक लाइन अगर खींची जाए इमेजिनरी, तो वो इक्वेटर कहलाएगी। जैसे आपको बताऊं कि ये समझ लो अर्थ है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों को जोड़ें और ये सेंटर से होकर गुजरे, तो ये इसका एक्सिस हो गया। अब ये एक्सिस पे इसे घूमेगी ये अर्थ, और इसका जो सेंटर है बीच में, अगर यहाँ से हम एक और कील डालें यहाँ,
जो उसके सेंटर के ऊपर जाकर 90 डिग्री बनाए ऐसे, और ऐसे हम हर जगह पर 90 डिग्री का जो बनाए ऐसे। तो जो इन पॉइंट्स को जोड़ेगी लाइन वो इक्वेटर होगी। ये 90 डिग्री का एंगल जो हमने बनाया है यहाँ पे पॉइंट को जोड़ के, इसको याद रखना। ये हम आगे जब पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स बनाएंगे तब हमें और काम आएगा। तो ये हो गई इक्वेटर। अब जो इसका एक्सिस है, जो सेंटर को, नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को ज्वाइन करता है, वो इस इक्वेटर के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब हम रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं कि इक्वेटर से ये दूर है, एक्स कितना दूर है वो काउंट करते हैं। लेकिन ये फ्लैट तो है नहीं अर्थ जो हम स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस मेजर कर लेंगे कि इतने किलोमीटर है या इतने मीटर है या व्हाटएवर। तो उसके लिए हमें एंगुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो इसे अगर ये हम किसी, आप एंगल तो समझते हैं ना, ये एंगल है, ये इसका बेस है, और इस लाइन को हम ऊपर नीचे करते हैं तो एंगल कम ज़्यादा होता रहता है। अगर इस लाइन को से, ये बेस है, ये इसकी दूसरी लाइन है, अगर हम इसको यहाँ करेंगे तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 45 हो गया, ये 30 हो गया। अगर ये एकदम इसके ऊपर आ जाए तो ये कितना हो गया, 0 डिग्री। ये बेस लाइन है, ये इसकी एंगल की जो लाइन है। तो अगर ऐसे ही हम इसको बेस की लाइन माने और उसके ऊपर दूसरी लाइन यहाँ आए तो 0 डिग्री होगी। फिर एक और यहाँ माने 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30, 40, ऐसे करते करते ये 90, और इन पॉइंट को हम जोड़ें। ठीक है, तो ये यहाँ से इसका एंगुलर डिस्टेंस हो गया 10 डिग्री, यहाँ से इसका एंगुलर डिस्टेंस हो गया 20 डिग्री, लेकिन ये इस पॉइंट पे हुआ। अब हम इस अर्थ के ऊपर इक्वेटर के पैरेलल में इसी पॉइंट से एक लाइन खींचेंगे, ये इमेजिनरी लाइन से। तो ये जो रेखा है, ये लाइन है, ये लाइन 10 डिग्री, ये 20 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 40 डिग्री, ऐसे ऐसे ही इधर भी 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, ऐसे। अब इधर भी 10 डिग्री है, इधर भी 10 डिग्री है, तो उस हिसाब से इक्वेटर के नॉर्थ की तरफ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर के साउथ की तरफ सदर्न हेमिस्फीयर। क्योंकि जो इक्वेटर है ये अर्थ को अगर स्फीयर माने तो ये स्फीयर को 2 बराबर हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। जैसे ये बताया था ना आपको, ये अर्थ है और इक्वेटर है ये, तो इक्वेटर ये 2 बराबर हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है अर्थ को। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। ये 10 डिग्री नॉर्थ, ये 20 डिग्री नॉर्थ, ये 30 डिग्री नॉर्थ, ये 40 डिग्री नॉर्थ, ये 90 डिग्री नॉर्थ। ऐसे ही इधर 10 साउथ, 20 साउथ, 30 साउथ, और ये सदर्न पोल पे 90 डिग्री साउथ। तो ऐसे ही अब एक्स की लोकेशन क्या हो गई, 30 डिग्री पे है, तो हम बोलेंगे एक्स की लोकेशन
30 डिग्री नॉर्थ, लेकिन 30 डिग्री नॉर्थ तो काफ़ी लंबा एरिया है, इसके ऊपर कहीं भी हो सकता है ना ये। तो हमें अब एक और ऐसा पॉइंट चाहिए, एक ऐसा और कोऑर्डिनेट चाहिए जो सिर्फ इसी जगह को डिनोट करता हो। उसके लिए हमने खींची लॉन्गिट्यूड। और हाँ, जो इक्वेटर के पैरेलल जो भी हमने ये सारी लाइन खींची है 10, 20, 30, इन सबको लैटिट्यूड्स कहते हैं, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड भी कहते हैं। तो ये सारी लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो इनकी जो लेंथ है वो कम होती जाती है। यहाँ तक आते आते 90 डिग्री की जो होगी लैटिट्यूड 90 डिग्री नॉर्थ का, वो सबसे छोटा होगा, और सबसे बड़ा जो लैटिट्यूड है वो इक्वेटर का है। तो इक्वेटर टू पोल्स जाते हैं तो लेंथ ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीज होगी, और पोल्स टू इक्वेटर जाएंगे तो लेंथ इंक्रीज होगी। वैसे ये भी बोल सकते हैं कि सबसे लंबा लैटिट्यूड इक्वेटर है और सबसे छोटा लैटिट्यूड पोल्स है। तो अब हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि एक्स की लोकेशन कैसे बताएंगे। तो हम इसके लिए और ऐसे कोऑर्डिनेट खींचेंगे जो ऐसे होंगे, मतलब यहाँ नहीं, जो पोल्स टू पोल्स जाएंगे, नॉर्थ टू साउथ पोल जाएंगे। और ये ड्रॉ करना काफ़ी इजी था क्योंकि इसमें कोई एंगल हमें सेंटर के साथ नहीं बनाना था। वापस बनाता हूँ इसको। ये इक्वेटर है, 30 डिग्री पे था एक्स, सेंटर नॉर्दर्न पोल, सदर्न पोल, 30 डिग्री नॉर्थ। तो लॉन्गिट्यूड्स के लिए हमें नॉर्थ पोल टू साउथ पोल लाइन ड्रॉ करनी थी, जो इक्वेटर पे, अगर इक्वेटर पे 90 डिग्री होगी तो बाकी सारे लैटिट्यूड्स पे भी 90 डिग्री ही होगी, वो बनाए। तो ऐसे ये सारे लॉन्गिट्यूड्स हमने बना दिए। अब लॉन्गिट्यूड्स अर्थ के चारों ओर, मतलब ये भी एक पूरा एंगल बनाएंगे तो ये 360 डिग्री होता है। और इसको दो बराबर भाग में बांटेंगे तो 180 इधर और 180 इधर होगा। लेकिन ये बीच की लाइन, मतलब इन जैसे हमने लैटिट्यूड्स में इसको लिया था इक्वेटर को 0 डिग्री, तो वैसे ही लॉन्गिट्यूड्स में भी किसी न किसी को 0 डिग्री लेना पड़ेगा। और यहाँ वो कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि 0 डिग्री किसको लेना है, किसी को भी ले सकते हैं। लेकिन जब ये सारे हो रहे थे ये डिस्कवरीज या जो ये ऑब्जर्वेशंस, उस समय ब्रिटिश डोमिनेंस था। उस समय के अमिताभ बच्चन थे ब्रिटिश। उन्होंने कहा लाइन वहाँ से शुरू होगी जहाँ हम खड़े होंगे। तो उन्होंने कहा कि इंग्लैंड में
रॉयल लेबोरेटरी है जो ग्रीनविच में, वहाँ से जो लॉन्गिट्यूड गुजरेगा उसको हम 0 डिग्री मानेंगे ग्रीनविच से। अब ये यहाँ से गुजरेगा तो कोई तो इसके ऑपोजिट से भी गुजरेगा, उसको अब इसको हमने माना था प्राइम मेरिडियन। आपको इसमें नहीं दिख रहा होगा तो ग्रीनविच 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये प्राइम मेरिडियन था। और इसके ऑपोजिट जो 180 डिग्री पे जो मेरिडियन जाएगा इसको एंटी मेरिडियन कहा गया। वो और ये दोनों मिलके से ये हमने अर्थ ली थी, समझ लो कि ये ग्रीनविच है, ये नॉर्थ पोल से लेट्यूड से आया, ग्रीनविच से होते हुए साउथ पोल में गया, तो ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। और इसके ऑपोजिट जो 180 डिग्री का बनाया था उसको एंटी मेरिडियन कहा गया। और ये दोनों मिलके अर्थ को 2 इक्वल हेमिस्फीयर में बांटते थे, एक ईस्टर्न हेमिस्फीयर एक वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ग्रीनविच से ईस्ट में जो था वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और जो इसके वेस्ट में था वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न ये वेस्टर्न। और इक्वेटर थी वो नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में बांटती थी, ये हम पहले देख चुके हैं। तो उन्होंने बोला ये है 0 डिग्री, इसके इधर से लेके 90 डिग्री हो गई, ये 10 20 30 40 50, ये इस ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर जितने भी लॉन्गिट्यूड होंगे वो सारे ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स कहलाएंगे, और जो वेस्ट में होंगे वो वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड कहलाएंगे। तो अब हम आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे। तो जो लॉन्गिट्यूड एक्स के ऊपर से गुजरेगा अब हम उसको देखेंगे। जैसे कि ये 0 है तो यहाँ से 1 गुजरा, सॉरी हाँ 1 2 3 4 5 6 गुजरते गुजरते यहाँ तक आते थे, जैसे समझो कि 70 हो गया, तो ये 70 ईस्ट। तो अब हम एक्स की लोकेशन को लिखेंगे तो 30 नॉर्थ था, 30 नॉर्थ का लैटिट्यूड था और 70 ईस्ट का लॉन्गिट्यूड था। तो ये इसकी लोकेशन हो गई। तो ये सारी रेखाएं, ये सारी लाइंस, ये सारी इमेजिनरी लाइंस सिर्फ इसके लिए ड्रॉ की गई थी कि हम ग्लोब के ऊपर, अर्थ के ऊपर किसी भी लोकेशन को एक फिक्स्ड नंबर, एक फिक्स एड्रेस दे सकें। आपने गूगल मैप्स में देखते हैं तो जो नंबर देखते हैं किसी लोकेशन के, उसके आगे भी डिग्री, मिनट, सेकंड्स, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड लिखा होता है, वो उस जगह का लैटिट्यूड है जो लोकेशन आपको वो दिखा रहा है गूगल मैप्स में। और ये जो डिस्टेंस है या ये जो लोकेशन है ये सारी एंगुलर है।
ये डिस्टेंस किलोमीटर मीटर की नहीं है, ये एंगल की डिस्टेंस है, क्योंकि ये सारे एंगल बनाए हुए हैं सेंटर से, सेंटर ऑफ अर्थ से। ठीक है, अब हाँ, एक बात और बताना भूल गया मैं आपको। जैसे हमने इसमें देखा था कि लैटिट्यूड जो थे वो इक्वेटर पे सबसे लंबा लैटिट्यूड था और पोल्स पे सबसे छोटा। मतलब इक्वेटर टू पोल्स की तरफ जाएंगे तो लेंथ घटेगी, लेंथ डिक्रीज होगी, लेकिन लॉन्गिट्यूड्स में ऐसा नहीं है। लॉन्गिट्यूड्स, सभी लॉन्गिट्यूड्स सेम लेंथ के हैं, क्योंकि ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल जा रहे हैं और ये पैरेलल नहीं है, ये सब यहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को पोल्स पे। लैटिट्यूड सारे पैरेलल होते हैं इक्वेटर के, इसके लिए उनको पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स भी कहते हैं। लैटिट्यूड्स का क्या इफेक्ट होता है सीजन्स पे, वेदर पे, क्लाइमेट पे, वो हम देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लैटिट्यूड के हिसाब से अगर हम इंडिया में देखें तो नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में कंपेयर करते हैं तो साउथ इंडिया में प्रोबेबली नो विंटर, साउथ इंडिया में सर्दी नहीं पड़ती ही नहीं है। और नॉर्थ में ओए होए ठंड तो हालत ख़राब कर देती है, हार्श विंटर। आप केरला, तमिलनाडु, इन रीजन्स में सर्दी नहीं पड़ती। और वहीं अगर आप नॉर्थ में देख लो, दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में सर्दी में हालत ख़राब हो जाती है, इतनी ठंड पड़ती है। दोनों इंडिया में है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इस रीजन में और इस रीजन में डिफरेंस है लैटिट्यूड का। इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो इंडिया के लगभग मिडिल से होकर जाती है। 8 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ तक इसका नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट है इंडिया का। और ये 23 है। तो जो इससे नीचे का रीजन है, यहाँ पर ठंड लगभग नहीं या बहुत कम पड़ती है। तो ऐसा क्या कारण है कि यहाँ ठंड नहीं पड़ती और यहाँ हालत ख़राब कर देती है? इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो है लैटिट्यूड्स का। तो अब हम अगर पढ़ें लैटिट्यूडनल कंट्रोल ओवर क्लाइमेट
काफ़ी दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं जिसको हम बाद में पढ़ेंगे, जैसे कॉन्टिनेंटलिटी, अल्टीट्यूड, रिलीफ वगैरह। लेकिन अभी हम लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं, तो पहले ये देख लेते हैं, उनका जब टॉपिक पढ़ेंगे वो भी देख लेंगे। तो मेनली जो 5 इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो है इक्वेटर, एक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है आर्कटिक और अंटार्कटिक। तो सनलाइट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इन दोनों के बीच में जो ये रीजन है, इस रीजन में साल में कम से कम एक बार वर्टिकल इंसोलेशन होता है। सनरेज एकदम सिर के ऊपर पड़ती है, इसलिए ये जो रीजन है ये सबसे ज़्यादा गर्म रीजन होता है, और इसलिए इसको टोरिड या ट्रॉपिक रीजन या ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं। और ये जो रीजन है, हाँ पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि ये 23.5 नॉर्थ में है, ये 23.5 साउथ में है, और इसको जो आर्कटिक सर्कल है ये 66.5 नॉर्थ में है, ये अंटार्कटिक सर्कल 66.5 साउथ में है, और यहाँ नॉर्थ पोल, यहाँ साउथ पोल है। तो इस रीजन में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि साल में कम से कम एक बार ओवरहेड वर्टिकल इंसोलेशन होता है, सनरेज ओवरहेड वर्टिकल गिरती है। और ये जो रीजन है, ये रीजन और ये रीजन 23 से 66 का बीच का नॉर्थ का, और 23 से 66 का साउथ का, ये ऐसा रीजन है जहाँ पर ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती। तो यहाँ पर जो इंसोलेशन है, जो सनरेज है, वो सिर के ऊपर नहीं गिरती कभी भी पूरे साल में, मतलब हर समय तिरछी ही गिरती है। अगर सन यहाँ आएगा, जब इसके ऊपर डायरेक्ट गिर रही होगी, तब तो यहाँ ज़्यादा तिरछी होगी, और यहाँ पर भी तिरछी होगी, इसके जितनी नहीं होगी, लेकिन हाँ होगी तिरछी। ओवरहेड वर्टिकल सनरेज नहीं गिरेगी। तो इस रीजन को टेम्परेट जोन कहते हैं। और यहाँ से लेके पोल के बीच का जो ये एरिया है 66 से 90 डिग्री के बीच का, इसको पोलर जोन, फ्रिजिड जोन भी कहते हैं। ये काफ़ी कुछ कचरा हो गया है यहाँ पे, अगले पेज पे हम आपको वापस बताएंगे इसको। अब हम क्लियर बताते हैं यहाँ पे। ये अर्थ है, काफ़ी गोल बना दिए यहाँ पे। तो हे प्रभु, क्या ड्राइंग है, शाबाश। ये 0 डिग्री,
23.5 north, 23.5 south, 66.5 north, 66.5 south, ये 90 डिग्री नॉर्दर्न पोल, 90 डिग्री सदर्न पोल। ये टोरिड और ट्रॉपिकल जोन, ये टेम्परेट जोन, ये टेम्परेट जोन, ये पोलर जोन, ये पोलर जोन। अब अगर कोई कहे कि 23 से लेकर 23 तक ट्रॉपिकल जोन है, तो क्या यहाँ कोई लाइन खींची गई है कि इससे आगे जाते ही टेम्परेट शुरू हो जाएगा? नहीं ना। तो यहाँ पर जहाँ दो जोन मिलती है इस रीजन में, और यहाँ जहाँ दो जोन मिलती है इस रीजन में, जो ये ट्रांजिशन फेज होगा, यहाँ पर टेम्परेट के और ट्रॉपिकल के बीच में, यहाँ पर टेम्परेट के और ट्रॉपिकल के बीच में जो ये ट्रांजिशन फेज है, इसको सब ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। और जो पोलर और टेम्परेट के बीच में, पोलर और टेम्परेट के बीच में ये जो ट्रांजिशन जोन है, इसको सब पोलर रीजन कहते हैं। तो अभी टोटल कितने जोन या कितने रीजन हो गए? सबसे ऊपर पोलर, उसके बाद सब पोलर, उसके बाद टेम्परेट, उसके बाद सब ट्रॉपिकल, उसके बाद ट्रॉपिकल, फिर वापस ये सब ट्रॉपिकल, फिर टेम्परेट, फिर ये सब पोलर और फिर पोलर। ये इतने रीजन हैं। तो अब हम देखते हैं, ये आप याद रखेंगे। अब हम देखेंगे सीजन्स के बारे में। तो 23, ये 23 नॉर्दर्न ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सदर्न ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जैसे ये सन है, ये सन है, ये अर्थ है, ये रिवॉल्व कर रही है। हाँ, मैं जानता हूँ मेरी ड्राइंग खराब है, क्या कर सकते हैं। ये इसका ऑर्बिटल प्लेन है। ऑर्बिटल प्लेन के साथ में ये 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है ये अर्थ, ऐसे एकदम सीधी नहीं है। आपने ग्लोब भी देखा होगा कभी स्कूल में या कहीं और भी ऑफिस वगैरह में, तो वो ग्लोब में जो अर्थ होती है
मतलब जो ग्लोब होता है वो एकदम सीधा नहीं होता, थोड़ा तिरछा होता है। तो वो एक्चुअल प्रोटोटाइप होता है अर्थ के एक्सिस का, कि अर्थ कितनी झुकी हुई है। तो इस हिसाब से जब अर्थ रिवॉल्व करते हुए यहाँ आती है तो इसकी जो डायरेक्ट वर्टिकल सनलाइट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गिरती है, यहाँ सदर्न हेमिस्फीयर में गिरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। तो यहाँ पर जब नॉर्थ हेमिस्फीयर में वर्टिकल सनरेज होगी तो यहाँ पर समर सीजन होगा, लेकिन वर्टिकल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गिर रही है, सदर्न में नहीं गिर रही, तो यहाँ पर विंटर होगा। यही जब घूमते हुए यहाँ आएगी तो ये एक्चुअली 2D है, इसके लिए आपको लग रहा है कि नॉर्थ पोल के ऊपर गिर रही है, लेकिन नॉर्थ पोल के ऊपर नहीं, ये सामने गिर रही है, ये ऐसे है, सन इधर है, ये सन है ये, तो यहाँ पे इक्वेटर पे गिर रही है ये सीधी वर्टिकल सनरेज। तो यहाँ पर भी इक्विनॉक्स होगा, यहाँ पर ये डायरेक्ट सनरेज सदर्न हेमिस्फीयर में गिर रही है तो सदर्न हेमिस्फीयर में समर होगा और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा, क्योंकि यहाँ सनरेज तिरछी गिर रही है, मतलब धूप कम पड़ रही है, गर्मी कम पड़ रही है, गर्मी कम पड़ रही है तो सर्दियाँ होगी। और जब ये रिवॉल्व होकर वापस यहाँ आएगा तो यहाँ पर वापस सनरेज इक्वेटर पे गिरेगी, तो यहाँ पर भी इक्विनॉक्स होगा। हाँ, यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि इक्विनॉक्स क्या होता है। इक्विनॉक्स का मतलब होता है कि इस टाइम में दिन और रात दोनों की ड्यूरेशन बराबर होगी। ये जो इक्विनॉक्स होगा ये 21 मार्च को होगा, ये इक्विनॉक्स होगा ये 23 सितंबर को होगा, और ये जब सनरेज डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे गिरेगी 23.5 डिग्री नॉर्थ पे गिरेगी, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन सबसे लंबा होगा, और इस दिन डेट होगी 21 जून, और इसको बोलेंगे समर सोल्स्टिस। और यहाँ पर जब सनरेज वर्टिकली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर गिरेगी तो सदर्न हेमिस्फीयर में दिन सबसे लंबा होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहती है, इसलिए हम इसको समर सोल्स्टिस और इसको विंटर सोल्स्टिस कहते हैं। अब कहने को कोई ये भी पूछ सकता है ना कि यहाँ ऊपर समर है नीचे विंटर है, यहाँ ऊपर विंटर है नीचे समर है, तो यहाँ पर समर सोल्स्टिस कहा गया, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो सीज़न है उसके ऊपर इस सोल्स्टिस का नाम रखा गया है, और यहाँ पर भी जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसका जो सीज़न है उसके ऊपर नाम रखा गया इसका। तो भाई क्यों ये नाइंसाफ़ी क्यों सदर्न हेमिस्फीयर के साथ में? तो उसका कारण ये है कि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहती है, पूरा यूरोप, पूरा एशिया, आधे से ज़्यादा अमेरिका, आधे से ज़्यादा अफ्रीका, ये सब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से इसको हम
इसका नामकरण किया गया, इसका नॉमेनक्लेचर किया गया है। जैसे देखो कि ये दिसंबर है, विंटर सोलिस्टिस में 22 दिसंबर होगा, 22 दिसंबर। तो यहाँ पर एक सोचने की बात ये है कि हम जब भी देखते हैं सेंटा क्लॉज को तो वो गर्म कपड़े पहन के आता है सर्दी के मौसम में। मतलब हैप्पी न्यू ईयर आता है जब 31 दिसंबर को रात को और जनवरी की सुबह, तो उस समय हमारे यहाँ सर्दी होती है, हम ठंडे कपड़े पहनते हैं। क्रिसमस हमारे यहाँ सर्दियों में आता है, दीपावली हमारे यहाँ सर्दियों में आती है। लेकिन सोचो उन लोगों का जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, वहाँ पर दिसंबर में ठंड नहीं होती, ऑस्ट्रेलिया यहाँ आता है। मतलब वहाँ पर दिसंबर में गर्मी होती है। तो जब हम पढ़ते हैं कि दिसंबर सर्दी का महीना है, तो इसका मतलब ये है कि वो हम जहाँ रहते हैं हमारे लिए सर्दी का है, पूरी दुनिया के लिए नहीं है। लेकिन हमने इसको विंटर सोलिस्टिस माना है, इसका नाम दिया है क्योंकि वही बहुमत है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ज़्यादा लोग यहाँ रहते हैं। तो इस तरह से जो लैटिट्यूड से यहाँ पर 23 नॉर्थ पे, यहाँ पर 23 साउथ पे, यहाँ पर इक्वेटर पे, मतलब यहाँ पर सन यहाँ था, तब ये यहाँ पहुँचा तो सनलाइट यहाँ आ गई, मतलब यहाँ से यहाँ भी यहाँ पहुँचा तो सनलाइट वर्टिकल यहाँ आ गई, फिर ये यहाँ गया था फिर वापस यहाँ आ गई, फिर यहाँ से यहाँ आया था वापस यहाँ आ गई। मतलब सन इसके बीच में घूमता रहता है, यहाँ पे इससे ऊपर नहीं जाता, इससे नीचे नहीं जाता। तो मतलब सन, जो हमने पिछले वाले में पढ़ा था, ये सन रेज जो वर्टिकल है उसकी शिफ्टिंग, अपरेंट शिफ्टिंग, एक्चुअल में सन शिफ्ट नहीं होता, अर्थ शिफ्ट होती है। लेकिन हमको लगता है कि सनलाइट शिफ्ट हो गई, सनलाइट शिफ्ट नहीं हुई है, हम शिफ्ट हुए हैं। इसलिए सनलाइट की शिफ्टिंग को हम अपरेंट शिफ्टिंग कहते हैं। और अपरेंट शिफ्टिंग होती है 23 हाफ नॉर्थ से 23 हाफ साउथ के बीच में, और इसी के कारण सीजनलिटी होती है। अब यहाँ देखिए, जब ये यहाँ आया तो इसकी सनरेज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो अगर नॉर्थर्न पोल पे यहाँ आदमी कोई खड़ा है तो उसके लिए पूरे 6 महीने तक दिन रहेगा। वहाँ रात में भी सूरज दिखेगा, लेकिन दिखेगा जस्ट होरिजन से जस्ट ऊपर, इसलिए। और यहाँ पर रात रहेगी। यहाँ सनलाइट है वो सदर्न हेमिस्फीयर में गिर रही है, यहाँ लाइट ही नहीं गिरेगी, सनरेज गिरेगी ही नहीं, तो 6 महीने रात रहेगी यहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ 6 महीने रात रहेगी, यहाँ 6 महीने यहाँ दिन रहेगा। तो रात दिन, विंटर समर, ये चक्कर इन दोनों के बीच में चलता रहता है। तो आशा है कि अब आप सीजनलिटी, सीजन्स कैसे चेंज होते हैं वो समझ गए होंगे, कैसे क्लाइमेट चेंज होता है, कैसे अपरेंट शिफ्टिंग होती है सन रेज की, ये साइकिल क्या होता है। हाँ, सीजन साइकिल, सीजन साइकिल, पहले समर होगा, समर के बाद में ऑटम होगा, ऑटम के बाद विंटर होगा। हम पहले सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, समर, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग। अब करते हैं सदर्न हेमिस्फीयर की, तो विंटर,
विंटर के बाद क्या आएगा? स्प्रिंग। स्प्रिंग के बाद क्या आएगा? समर। समर के बाद आएगा ऑटम। पतझड़ सावन बसंत बहार एक बरस के मौसम चार मौसम, गाना सुना होगा ना वो। तो बस यही 4 सीजन है। और सीजनल जो सीजन्स है वो सिर्फ 2 चीज़ों के कारण चेंज होती है। 2 फैक्टर होते हैं सिर्फ सीजन चेंज होने के। पहला होता है एक्सियल टिल्ट, ये एक्सियल टिल्ट हो गया। अगर ये टिल्ट नहीं होता, अगर ये सीधा होता है, अगर अर्थ ऐसे नहीं होती, ऐसे होती, तो ये पूरे इस रीजन में सनलाइट वर्टिकल सिर्फ इक्वेटर पे पड़ती और पूरे अर्थ पे पूरे साल एक जैसा एनवायरनमेंट रहता, एक जैसा क्लाइमेट रहता, एक जैसा वेदर रहता। मतलब यहाँ पर पूरे साल सिर्फ गर्मी रहती, यहाँ अभी भी गर्मी, यहाँ भी गर्मी, यहाँ भी गर्मी, यहाँ भी गर्मी। यहाँ जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वहाँ पर जो मौसम यहाँ रहता है वही मौसम यहाँ रहता, ना सर्दी ना गर्मी, कुछ नहीं, कोई चेंज नहीं। बोर हो जाते ना एक ही तरह का मौसम में। हाँ, और एक तो फैक्टर हो गया एक्सियल टिल्ट और दूसरा फैक्टर है सीजनैलिटी का, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। अगर ये ऐसे ही रहता, घूमता नहीं, तो सिर्फ यहीं यहीं गर्मी रहती। अब ये तिरछा भी है और घूम भी रहा है, तो जब ये यहाँ होगा, जब यहाँ होगा तो यहाँ गर्मी होगी, यहाँ आएगा तो यहाँ जाएगा तो यहाँ गर्मी होगी, यहाँ दोनों को बराबर, यहाँ इधर गर्मी, तो सर्दी गर्मी चलता रहेगा इन दोनों के बीच में। तो एक तो ये जो टिल्ट है एक्सियल टिल्ट है और दूसरा रिवोल्यूशन, इन दोनों फैक्टर्स के कारण ही सीजनलिटी होती है। तो 2 फैक्टर्स है सीजनलिटी के। जी 1 2। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा सीजन साइकिल। अब हम देखते हैं अपना अगला टॉपिक कौन सा है। अपना हाँ, ये तो हो गया लैटिट्यूड का। अब हम देखते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड पे, जैसे लैटिट्यूड पे सीजन्स होते हैं, लैटिट्यूड्स के अकॉर्डिंग सीजनलिटी होती है, सीजन चेंज होते रहते हैं, उसके ऊपर लैटिट्यूड्स का इफेक्ट होता है, मतलब लैटिट्यूड एक फैक्टर है। वैसे ही टाइम के लिए जो है वो है लॉन्गिट्यूड। तो हम देखते हैं लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम। जैसे ये अर्थ है, कहाँ गई अर्थ? ये अर्थ है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अर्थ अपने एक्सिस पे ऐसे घूमती है। यहाँ सन है, ये अर्थ है, ये ऐसे अगर घूम रही है तो सन घूम रही, लेकिन हमको लग रहा है कि सॉरी अर्थ घूम रही, लेकिन हमको लग रहा है सन ऐसे आ रहा है। मतलब ये ईस्ट है, तो सन का जो रोटेशन है वो कैसे हो रहा है? वेस्ट टू ईस्ट। ये वेस्ट पॉइंट है, ये ईस्ट पॉइंट है, तो ये वेस्ट से ईस्ट में आ रहा है, ऐसे घूम रही है। तो इसका अर्थ का रोटेशन है वो है वेस्ट टू ईस्ट, और 1 रोटेशन बराबर
360 डिग्री। ये अर्थ है, ये अगर अपनी जगह पे ऐसे पूरी घूम जाएगी तो कितना हो गया होगा ना 360 डिग्री। 360 डिग्री इसको घूमने में लगते हैं 24 आवर, टू बी प्रिसाइज 23 आवर एंड 56 मिनट्स। लेकिन अभी के लिए हम 24 आवर मान के चलते हैं, इस 4 मिनट के चक्कर में नहीं पड़ते, समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो 24 आवर में 360 डिग्री, तो 1 आवर में 15 डिग्री, मीन्स 16 मिनट में 15 डिग्री। तो 1 डिग्री रोटेशन के लिए 4 मिनट चाहिए। या ये कहें कि अर्थ जब 1 डिग्री रोटेट करेगी तो इसको 4 मिनट लगेंगे। या ये कहें कि 4 मिनट में ये 1 डिग्री रोटेट कर जाएगी। तो इसको याद रखना, ये हमें लोकल टाइम कैलकुलेट करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो हमने प्राइम मेरिडियन जो लॉन्गिट्यूड था, प्राइम मेरिडियन किसको माना था? 0 डिग्री। कहाँ पर था? ग्रीनविच पे। तो मान लो, एक मैं आपको मैप दिखाता हूँ वर्ल्ड का। ये वर्ल्ड मैप है। मान लो ये इंग्लैंड है, यहाँ पर ग्रीनविच है और ये इसकी रॉयल ऑब्जर्वेटरी है ग्रीनविच की। तो यहाँ से जो ये समझ लो नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है, सॉरी थोड़ा इधर उधर हो गया। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो नॉर्थ टू साउथ जो ये मेरिडियन जाएगी ग्रीनविच से होके, ये है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। इसके इधर का जितना एरिया है वो है ईस्ट, इसके इधर है वो वेस्ट। अब आप कहेंगे कि मैप तो ऐसे है, तो क्या ईस्ट और क्या वेस्ट सब तो जाके एक जगह ही मिल जाएंगे, नहीं? तो उसके लिए ये 0 डिग्री है, इसके जस्ट ऑपोजिट जो 180 डिग्री होगी, जो यहाँ से गुजरेगी, इसके बीच से, ये अमेरिका है, रशिया है, इन दोनों के बीच से यहाँ कहीं से गुजरेगी। तो इसके और इसके बीच में ये पूरा वेस्ट है। अगर ये 2D है, अगर ये ग्लोब होता तो ये पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आता। जब बताया था ना आपको मैंने, जब बताया था कि ये इक्वेटर है, ये मेरिडियन है, ये एंटी मेरिडियन है, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। तो समझ लो कि ये है, इधर वाला
ये पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, तो अमेरिका भी यहाँ है पूरा, और ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। तो किसी जगह का लोकल टाइम इसके रेस्पेक्ट में यहाँ कितना टाइम होगा उससे कम या ज़्यादा, थोड़ा कुछ जोड़ के या थोड़ा कुछ माइनस करके दूसरी सभी जगह का लोकल टाइम निकलेगा। सन इधर से निकलेगा तो पहले यहाँ सुबह होगी, फिर यहाँ सुबह होगी, फिर यहाँ सुबह होगी, फिर यहाँ सुबह होगी। जब यहाँ सुबह होगी तब तो यहाँ दोपहर हो चुकी होगी। समझो ना, ऐसे समझो आप सन हो, आप ये अर्थ है, ये ईस्ट है, ये अर्थ ऐसे घूम रही है, ये वेस्ट में चले गए। तो जब सनलाइट यहाँ पड़ेगी तो यहाँ सुबह होगी, ऐसे घूमते घूमते सनलाइट जब यहाँ आएगी तो यहाँ जब सनलाइट गिरेगी तो यहाँ कुछ समय बीत जाएगा, तो यहाँ जो सुबह हुई थी वो दोपहर हो जाएगी, यहाँ सुबह हो जाएगी। वैसे जब सनलाइट ऐसे जाएगी, जब अर्थ ऐसे रोटेट करेगी, ये अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये ऐसे रोटेट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। तो या ऐसे मान लो कि ये सन है, ये सन ऐसे जा रहा है, ये ईस्ट से आ रहा है, ये वेस्ट में जा रहा है। तो सन जब यहाँ आएगा यहाँ दिन उगेगा, यहाँ आएगा यहाँ दिन उगेगा, यहाँ आएगा यहाँ दिन उगेगा। जब यहाँ दिन होगा, सुबह होगी, तो यहाँ दोपहर हो चुकी होगी। और ये भाग है, ये इसके जस्ट ऑपोजिट है। तो यहाँ जब सुबह हो रही होगी तो यहाँ शाम हो रही होगी, यहाँ जब दोपहर होगी तो यहाँ आधी रात होगी। अरे तो उस हिसाब से इसके इधर का टाइम और इसके इधर का टाइम इसके रेस्पेक्ट में माना जाएगा। जैसे ये 0 डिग्री है, समझ लो ये नेपाल है, भूटान है, भूटान से होकर जा रही है जो मेरिडियन, जो लॉन्गिट्यूड, वो है 90 डिग्री ईस्ट। तो 90 डिग्री ईस्ट मतलब हमने कितना पढ़ा था यहाँ पे, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। तो 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 इंटू 4, 90 इंटू 4 इज इक्वल टू 9 चौक 36, 360 डिग्री, सॉरी 360 मिनट। 360 मिनट मीन्स 6 आवर। मतलब यहाँ पर जितना टाइम होगा उससे 6 घंटे ज़्यादा यहाँ होगा, प्लस के 6 घंटे। इसके इधर का टाइम होगा वो प्लस में होगा, और इसके इधर जो टाइम होगा वो इसके माइनस में होगा। प्राइम मेरिडियन से ईस्ट का टाइम होगा वो ऐड होगा, और प्राइम मेरिडियन से वेस्ट में होगा वो टाइम कम होगा, क्योंकि यहाँ दिन पहले उगेगा। यहाँ सूरज जब आएगा तब यहाँ अभी तक रात हो रही है, तो यहाँ तक दिन उगा नहीं है, सुबह नहीं हुई है अभी तक। जब सुबह नहीं हुई है तो अभी तक यहाँ इनकी रात चल रही है, यहाँ सुबह हो गई है। तो इनके यहाँ पहले सुबह के 6 बजेंगे, उनके यहाँ अभी तक रात के 12 बज रहे हैं। अब जब ये सन यहाँ से यहाँ आएगा तब इनके यहाँ सुबह होगी, तब इनके यहाँ तो दोपहर हो चुकी होगी, समझे। तो यहाँ से ये रूल है कि प्राइम मेरिडियन से ईस्ट में टाइम ऐड होगा, और प्राइम मेरिडियन से वेस्ट में टाइम लॉस होगा। जैसे इंडिया है, तो इंडिया में से जैसे ये हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की जो लॉन्गिट्यूड है 82 डिग्री 30 मिनट। तो इसको अगर इंटू 4 करेंगे
तो ये 3:30 आएगा। 3:30 का मीन्स 3:30 मीन्स 5:30। तो जो ग्रीनविच का जो मीन टाइम है जिसको GMT कहते हैं, तो यहाँ पर जो बज रहा है उस टाइम को GMT कहते हैं। तो उससे 5 घंटे आगे होगा अपना टाइम। तो अगर यहाँ पर दोपहर के 1 बज रहे हैं तो अपने यहाँ पर 1 + 5:30 मतलब 6:30 बजेंगे अपने यहाँ पर। अपने यहाँ 6:30 शाम के बजेंगे, तब इनके यहाँ दोपहर का 1 बजेगा। वैसे ही अगर वेस्ट में जाएंगे तो यहाँ कम हो जाएगा। मान लो यहाँ से 90 डिग्री वेस्ट है, तो 90 डिग्री इंटू 4 360 डिग्री, तो ये 6 आवर माइनस का है क्योंकि ये इसके वेस्ट में है। तो अगर यहाँ पर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो यहाँ पर सुबह के 6 बजे हैं अभी तक, तो इनका टाइम पीछे है। तो ऐसे जो चीज़ ईस्ट में है वहाँ टाइम आगे है। इंडिया पाकिस्तान से आधा घंटा आगे है। जब इंडिया में दोपहर के 12 बज रहे होते हैं तो यहाँ पर दोपहर के नहीं, सुबह के 11:30 बज रहे होते हैं। जब हमारे यहाँ शाम के 6 बज रहे होते हैं तब इनके पाकिस्तान में 5:30 बज रहे होते हैं। जब अपने यहाँ 5:30 बज रहे होते हैं तब भूटान में 6 बज रहे होते हैं। पाकिस्तान से हम आगे आधा घंटा, हमसे भूटान आधा घंटा आगे है, भूटान से म्यांमार आगे होगा, म्यांमार से फिर चाइना आगे, मतलब जो ईस्ट में होगा उसके वहाँ टाइम ज़्यादा हो रहा होगा, टाइम ऐड होगा। पर 1 डिग्री 4 मिनट ऐड होगा। अगर और हाँ कि लोकल टाइम की जो लॉन्गिट्यूड है उसको कैसे लिया जाता है, कैसे उसको डिसाइड किया जाता है, क्योंकि जब इंडिया है तो इंडिया के अंदर तो लॉन्गिट्यूड कितने जा रहे हैं, 67 से लेके 97, 67 से लेके 97, 68 से लेके 97 तक, ये ऑलमोस्ट 29-30 डिग्री का एक्सटेंट है इसका, इंडिया का ईस्ट टू वेस्ट। तो कौन सा लॉन्गिट्यूड आप लेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के लिए, तो जो कंट्री के मिडिल से निकल रहा हो और वो डिविजिबल हो 15 और 7.5 से। तो लोकल टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताते हैं आपको। लोकल टाइम, हाँ लोकल टाइम तो आप देख चुके हैं ना ये अभी, विद रेस्पेक्ट टू ग्रीनविच मीन टाइम, मतलब जो ग्रीनविच में हो रहा होता है। जो भी हमने बताया आपको, ग्रीनविच में दोपहर के 12 बज रहे हैं तो ये 0 डिग्री है, तो 90 डिग्री पे जो जगह होगी उस पर कितने हो रहे होंगे, तो 90 डिग्री इंटू 4 360, 6 आवर 12 PM प्लस 6 आवर 6 PM, समझे। वैसे ये ईस्ट था, अगर वेस्ट होता तो 90 डिग्री वेस्ट, तो 90 इंटू 4 360 माइनस 6 आवर, तो यहाँ पर अभी मॉर्निंग के 6 बज रहे होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया लोकल टाइम का कैलकुलेशन। अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड टाइम एंड टाइम जोन। स्टैंडर्ड टाइम
तो किसी कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम कैसे माना जाता है, कैसे लिया जाता है? जैसे इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो कंट्री की कोई भी सेंट्रल मेरिडियन, जो कंट्री के बीच में से लॉन्गिट्यूड निकलता हो, प्लस एक और कंडीशन है, वो 15 डिग्री और 7 डिग्री 30 मिनट से डिविजिबल हो। तो उसको कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम लॉन्गिट्यूड माना जाएगा। जैसे इंडिया में मैंने अभी आपको बताया 82 डिग्री 30 मिनट को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करने के लिए लिया गया है, और ये 7 डिग्री 30 मिनट से डिविजिबल है। और अगर इस 82 डिग्री 30 मिनट को 4 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मिनट से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं आप समझ गए होंगे, क्योंकि हमने पिछले बार देखा था कि लोकल टाइम कैलकुलेट करने के लिए 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। तो 82 डिग्री 30 मिनट मतलब कितना होगा? तो अभी हमने कैलकुलेट किया था कुछ देर पहले, 330 मिनट मीन्स 5 आवर 30 मिनट। तो GMT मतलब ग्रीनविच मीन टाइम जो होगा, मतलब जो ग्रीनविच में इंग्लैंड में जो टाइम हो रहा होगा उसमें 5.5 घंटे हम ऐड कर देंगे तो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आ जाएगा। तो अगर कोई पूछे आपको कि भारत में अभी शाम के 6 बज रहे हैं, तो इंग्लैंड में कितने बज रहे होंगे या ग्रीनविच में कितने बज रहे होंगे, वहाँ क्या टाइम हुआ होगा? तो इसमें आप माइनस कर दो 5:30, 12:30 बज रहे हैं वहाँ पे अभी ग्रीनविच में। तो ये तो हो गया स्टैंडर्ड टाइम। और टाइम जोन कई कई कंट्री का ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंड इतना लंबा होता है कि वो एक स्टैंडर्ड टाइम से उनका काम नहीं चलता। जैसे कि ये फिर इंडिया तो चलो इतना है, इतना अपनी एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के लिए एक मेरिडियन को ले लिया। इसका क्या होगा रे कालिया? हमारे यहाँ पर इंडिया के इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के बीच में भी 2 घंटे का फासला होता है। जब यहाँ पर सनराइज होता है तो उसके 2 घंटे के बाद में यहाँ सनराइज होता है, इसके लिए हमने बीच में ये लिया है। अब सोचो रसिया का क्या हाल होता होगा, क्योंकि उसका तो ये 180 डिग्री है यहाँ पे, और यहाँ रसिया करीब 40 पे होगा शायद, ये यहाँ तक रसिया है। तो इनके बीच में तो कितना गैप हो जाएगा, रात दिन का फर्क हो जाएगा। तो इसलिए जो कंट्री वेस्ट टू ईस्ट जिसका एक्सटेंड लंबा है, जिनकी लंबाई वेस्ट से ईस्ट में ज़्यादा है, पश्चिम से पूर्व की तरफ ज़्यादा है, वो एक से ज़्यादा टाइम जोन रखते हैं कि इस एरिया के लिए इतने बजेगा, इस एरिया के लिए इस टाइम होगा, इस एरिया में ये टाइम होगा, यहाँ पर ये टाइम होगा, यहाँ पर ये टाइम होगा। तो जैसे हम अपने यहाँ देखते हैं
कि इंडिया में भी इतना हो रहा है तो इंग्लैंड में इतना हो रहा होगा। तो रशिया में यहाँ बैठा व्यक्ति ये बोल रहा होता है कि अपने यहाँ इतना टाइम हो रहा है लेकिन उस स्टेट में इतना टाइम हो रहा होगा। अपने यहाँ पर अभी जैसे 5 बज रहे हैं तो वहाँ पर अभी तक 2 ही बज रहे होंगे। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम लिया जाता है। ये रशिया है, कनाडा है, इन जैसे वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंड जिनका बड़ा होता है वो कंट्री एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम रखते हैं। अब बात करते हैं लास्ट जो टॉपिक है अपना लॉन्गिट्यूड का और आज के इस क्लास का, वो है इंटरनेशनल डेडलाइन। मतलब अगर यहाँ दिन उग रहा है, अभी तक यहाँ सनराइज हो रहा है, तो यहाँ सनसेट हो रहा है, तो इसके और इसके डेट में भी डिफरेंस होगा। तो इसके मतलब जो प्राइम मेरिडियन है, इसके जो ऑपोजिट है 180 डिग्री एंटी मेरिडियन, उसको एज ए डेट लाइन माना गया, लेकिन थोड़ा फ्लेक्सिबल करके, क्योंकि अगर उसको सीधा मान लिया जाता तो ऐसा हो जाता ना, आधा अमेरिका का कनाडा का ये नॉर्थ अमेरिका का ये पोर्शन है, वहाँ पर आज 1 जनवरी है और यहाँ पर 2 जनवरी है। इसलिए इस लाइन को थोड़ा जिगजैग टाइप बनाया गया है, ऐसे कि कोई कंट्री है, से ये जब बेंड होगा तो यहाँ आएगा ऐसे। यहाँ से स्ट्रेट, फिर यहाँ अमेरिका को अमेरिका में रखा गया, फिर रसिया का पोर्शन रसिया में, जापान में, चाइना में, ऐसे करके फिर यहाँ पर कुल मिला के इस तरह से खींचा गया कि डेडलाइन है लेकिन वो स्ट्रेट नहीं है। अगर स्ट्रेट खींच दिया जाता तो कुछ ऐसे कंट्रीज आ रहे थे बीच में जिनका आधा पोर्शन इधर रह जाता और कुछ इधर। उसको अवॉइड करने के लिए एक कंट्री में 2 डेट से बचने के लिए डेट लाइन को जिगजैग बनाया गया। तो डेट लाइन, जैसे कि ये डेट लाइन है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अभी आप ये मत कहना कि वेस्ट इधर कैसे हो गया, इधर तो ईस्ट होना चाहिए, क्योंकि जब ये बताता हूँ आपको, ये है, ये ईस्ट है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। लेकिन जब इधर जाएंगे तो ये ईस्ट वाला पोर्शन इधर आ गया, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। इसलिए मैंने वेस्ट को इधर और ईस्ट को इधर लिखा है। अब अगर कोई ट्रेवलर है, कोई व्यक्ति, इंसान है, वो यहाँ रशिया में खड़ा है और उसको यूएसए जाना है, तो अगर वो इधर से इधर जाएगा तो उसकी डेट कम हो जाएगी एक। यहाँ पर आज अगर 1 मार्च है तो यहाँ पर 30 अप्रैल होगा। अगर आपको यहाँ मंथ में कन्फ्यूजन हो रहा है तो यहाँ देख लेते हैं। ये अगर यहाँ पर 2 मार्च है तो यहाँ पर 1 मार्च होगा, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति ईस्ट टू वेस्ट जाएगा
तो वनडे लूज करेगा। और अगर कोई इंसान, कोई ट्रेवलर वेस्ट टू ईस्ट जाएगा तो वनडे गेन करेगा। मतलब यूएसए से कोई आदमी अगर फ्लाइट लेके रसिया में जाए तो अगर वो 1 मार्च को जाएगा तो 2 मार्च को पहुंचेगा, चाहे उसको पहुंचने में 1 घंटा लगा हो। लेकिन अगर रसिया से कोई आदमी फ्लाइट ले और यूएसए में जाए तो अगर 2 मार्च को रवाना होगा तो 1 मार्च में पहुंचेगा। समझे क्यों? क्योंकि दिन सनराइज यहाँ से मान रहे हैं, तो यहाँ सनराइज हुआ है तो सनराइज यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 24 घंटे लगेंगे। यहाँ सनसेट हुआ है, यहाँ सनराइज हुआ है। यहाँ 1 मार्च ख़त्म हुआ है और यहाँ 2 मार्च शुरू हो गया है। सॉरी, यहाँ 2 मार्च शुरू हो गया है, यहाँ 1 मार्च चल रहा है। अभी ये रात को 12 बजे ख़त्म होगा। तो अगर यहाँ से कोई व्यक्ति यहाँ जाएगा तो 1 तारीख पीछे चला जाएगा। अगर यहाँ से कोई एक व्यक्ति यहाँ आएगा तो 1 डेट आगे चला जाएगा। ठीक है, तो आज का हम ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। यही ज्योग्राफी अगले 60 दिन तक।